सभी बच्चों नमस्कार। जैसा कि आज अपना जो 7th प्री बोर्ड हुआ था, इसमें आज हिंदी का पेपर हुआ, उसको आज हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप देखें, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक नंबर के प्रश्न है। इसमें पहला ही प्रश्न है, कौन सा शब्द अक प्रत्यय से नहीं बना है। देखो, कारक में अक प्रत्यय है, लेखक में अक प्रत्यय है, दर्शक में अक प्रत्यय है, लेकिन पलक शब्द, जो पलक शब्द है उसमें अक प्रत्यय नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका द। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखें, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा जो लोहा है, लोहा शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा उदाहरण तत्पुरुष समास का है। लालमुख नहीं है, चरण कमल नहीं है, चतुरानन नहीं है। इसमें से जो राजमाता है, राजमाता, इसमें राजा की माता हो जाएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अयादि संधि का उदाहरण है। तो इसमें पहला ही शब्द पालक शब्द है, वो अयादि संधि का नहीं है। पालक शब्द है, वो अयादि संधि का नहीं है। नेताजी का चश्मा रचना किस विधा की है। तो इसमें आपको ब उत्तर मिलेगा और उसका उत्तर है कहानी विधा। अगला, शहनाई किस प्रकार का वाद्य है। शहनाई सुशिर वाद्य है। शहनाई है वो सुशिर वाद्य है। बालगोविंद भगत आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध मानते थे। तो बालगोविंद भगत है वो आत्मा और परमात्मा में प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। जितेन ने देवी देवताओं के निवास स्थान का क्या नाम बताया था। उसका निवास स्थान था खेदुम। खेदुम। लेखक का वास्तविक नाम क्या था। लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वरनाथ। लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वरनाथ। अगला प्रश्न देखें, इसमें अगला प्रश्न है, पिता के सामने मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की। तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर अंबालाल। डॉक्टर अंबालाल ने पिता के सामने उसकी प्रशंसा करी लेखिका की। क्रिया विशेषण अवयव कौन सा है। इसमें जो समीप शब्द है, इसमें जो समीप शब्द है वो क्रिया विशेषण है। समीप शब्द में क्रिया विशेषण है। किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे। तो उत्तर का नाम आएगा ब्रह्मपुत्र। नदी का नाम आएगा ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धारो। पंक्ति में धाराधार शब्द का अर्थ, सही अर्थ है, इसमें आएगा बादल। धाराधार शब्द का अर्थ क्या होगा, बादल। अगले प्रश्न की बात करें, केवल मुनि जड़ जाने मोई। पंक्ति में जड़ शब्द का अर्थ है, इसमें अहंकारी आएगा। जड़ शब्द का अर्थ होगा अहंकारी। अगले प्रश्न की बात करें, नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए। तो उत्तर आ जाएगा बौद्ध। नागार्जुन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। यह था आपका पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, मोहन सुबह से भूखा है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो सुबह शब्द है जो क्रिया विशेषण है, और सुबह शब्द है वो कालबोधक, कालबोधक क्रिया विशेषण है। इसमें कालबोधक क्रिया विशेषण। अगला, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अक्ष, और इसमें प्रति है वो क्या है, उपसर्ग है। अगला, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है, उसमें विशेषण की अवस्था होती है, वो होती है उत्तरावस्था। उस अवस्था का नाम होता है उत्तरावस्था। जब किसी क्रिया का फल, जब किसी क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है,
तो वहां जो क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये अपना दूसरा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। सबसे पहले इस पद्यांश गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर एक एक प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त इसका शीर्षक शुरुआत में ही दिया है जिसका नाम है स्वावलंबन। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा स्वावलंबन। संसार की महान कार्यों के पीछे किसकी शक्ति निहित है, तो इसमें भी उत्तर आ जाएगा आपका स्वावलंबन। इसमें भी स्वावलंबन की शक्ति निहित है। स्वावलंबी महापुरुष कौन थे, तो इस जो अपना गद्यांश दिया है उसमें नाम दिए हैं इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो तीन व्यक्ति थे इनको स्वावलंबी महापुरुष कहा गया है। स्वावलंबन के द्वारा क्या संभव है, स्वावलंबन के द्वारा क्या संभव है? पहली लाइन थी जीवन की सच्ची प्रगति। जीवन की सच्ची प्रगति, जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा संभव है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रावलंबी पुरुष की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रावलंबी पुरुष होता है वो आलस्य से भरा होता है। पहली प्रवृत्ति तो उसकी क्या होती है? आलस्य होती है। दूसरे की बात करें, दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करता है, वो दूसरों के सहारे जीता है। और एक अकर्मण्य होता है, वो अकर्मण्यता का भाव उसमें पाया जाता है, यानी कार्य खुद करने का प्रयास नहीं करता। तो ये तीनों जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है जो प्रावलंबी होता है। नश्वरता शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में छांटकर लिखें तो इसमें आपको एक नाम मिलेगा अमरता। नश्वरता का जो विलोम शब्द की बात करें तो उसका होता है अमरता। अगला, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। इस पद्यांश को आपको अच्छी से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यहां दिया पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, यानी कार्य करने से पहले अपने लक्ष्य को चुन लेना चाहिए। इसका उचित शीर्षक हो जाएगा बटोई। शब्द का अर्थ की बात करें तो राहगीर होता है। पद्यांश में क्या प्रेरणा मिलती है? पद्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। काव्यांश में गिरी शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? यानी यहां एक लाइन दी आपको कि अनिश्चित किसी जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, अर्थात बाधाएं मिलेंगी। तो गिरी शब्द है वो बाधाएं शब्द के लिए आया है। प्रस्तुताओं में इसमें कंटकों के सिर का अर्थ, जो कठिन परिस्थितियां या बाधाएं होती हैं उनको ही कंटकों के सिर कहा जाता है। जीवन में क्या निश्चित अनिश्चित है? जीवन में विपरीत परिस्थितियों का आना अनिश्चित है। विपरीत परिस्थितियां आएंगी लेकिन उनका हमें सामना करना है। तो अनिश्चित क्या है? विपरीत परिस्थितियां आना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। इसमें से पांचवा प्रश्न है, संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? उपरोक्त कथन बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में कहा गया है। उपरोक्त कथन बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में कहा गया है। अगला, बालगोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? बालगोविंद भगत उन व्यक्तियों को स्नेह का पात्र मानते थे जो अपना कार्य संपन्न करने में, जो अपना कार्य खुद संपन्न नहीं कर सकते, जो दूसरों के आश्रित रहते हैं, क्योंकि उनको प्यार की अधिक जरूरत होती है, वो अपना कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें स्नेह का पात्र मानना चाहिए। उनमें से उन्होंने उदाहरण स्वरूप अपने बेटे का नाम दिया है जो कुछ बोंदा सा था, इसलिए जो अपना कार्य खुद नहीं कर पाते उनके ऊपर अधिक स्नेह रखना चाहिए। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखें। लेखक कहता है कि मैंने हिरोशिमा के बारे में जो बम गिरवाया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी, उसको मैंने किताबों में पढ़ा, उसके बारे में सुना, लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभूति होनी थी वो मुझे नहीं हो पाई। और मैं एक दिन हिरोशिमा में गया, वहां पर जले हुए लोगों की तस्वीरों को देखा, एक पत्थर देखा जिस पर एक व्यक्ति की तस्वीर जली हुई थी या उसकी छाया पड़ी हुई थी। उस छाया को देखते ही मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति हुई और फिर मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखने का प्रयास किया। अगले प्रश्न की बात करें
गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो पहला उलाहना तो ये दिया था कि आप हमें प्रेम की शिक्षा देने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए आए हो। और दूसरा, यानी पहले के लोग अच्छे से थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते थे, लेकिन आप यहां हमें भलाई नहीं, हमारी बुराई करने के लिए या हमें सताने के लिए आए हो। तो इस प्रकार उन्होंने उलाहने स्वरूप दिए। अगले प्रश्न की बात करें, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि के घर में जितने भी व्यक्ति थे उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो रही थी और अंत में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। तो बाद में उनके साथियों ने उनको आत्मकथा लिखने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी जो व्यथाएं हैं, मेरी जो बाधाएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो अभी शांत हो चुकी है और मैं उनका वर्णन करके उनको दोबारा जगाना नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास अभी समय नहीं है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उन्होंने बताया कि तुम्हारा सौंदर्य इतना सुंदर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी झोपड़ी में कमल का फूल आकर के खिल गया हो। यानी उनको वह बच्चा है वो कमल के फूल के समान दिखाई दिया। और साथ में उन्होंने बताया कि मेरा जो मन है वो पहले बबूल के समान था, लेकिन अब वो है सरस हो गया है। अगला, आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तीन का सांप होना होता है धोखेबाज होना। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है धोखेबाज होना। और जब भी आप किसी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें तो मुहावरा बीच में आना चाहिए। तो मोहन ने श्याम को उसके पैसे चुरा करके आस्तीन का सांप होने के मुहावरे को चरितार्थ किया है। अगला, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पद्यांश पढ़ना है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बजाता, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से भी गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। कई बार मुख्य गायक की क्या दशा होती है? कई बार मुख्य गायक की दशा यह होती है कि वो अपने स्वर को भूलने लग जाता है या उनका गला बैठने लग जाता है। तो संगीतकार है वो उसमें उनका साथ देता है। बैठने लगता है गला, पंक्ति का अर्थ क्या है? बैठने लगा गला का अर्थ है कि जब व्यक्ति संगीत गाता है और संगीत गाते गाते उसका गला थकने लग जाता है तो उस समय संगीतकार उसका साथ देता है। मुख्य गायक के जीवन में संगीतकार की भूमिका क्या होती है? संगीतकार की भूमिका होती है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो संगीतकार उसको ढांढस बजाता है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तार सप्तक से आप क्या समझते हैं? तार सप्तक जो संगीत के 7 लय होते हैं जिसका नाम होता है सारे गा मा पा धा नि सा, उसी को क्या कहा गया है? तार सप्तक कहा गया है। अगला, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके उत्तर देने हैं। पहला है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शास्त्रों में काशी का दूसरा नाम है, तो देखें इसमें शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से, नाम क्या आ जाएगा? आनंद कानन, आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आनंद कानन। काशी में क्या क्या विद्यमान है? काशी में क्या क्या विद्यमान है? तो काशी में कलाधर है, काशी में कलाधर है, काशी में हनुमान है, काशी में हनुमान है, नृत्य विद्याधारी है, नृत्य विद्याधारी है, और सबसे बड़ी उपलब्धि काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है। तो ये 4 काशी में मौजूद है। काशी में किसको किस से अलग करके नहीं देख सकते। अब नीचे नीचे देखेंगे आप, यहां संगीत को भक्ति से,
भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेत्ती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाधर से अलग करके देख नहीं सकते। काशी में किन रसिकों में उपकृत होने वाला अपार समूह है? तो इसमें 3 रसिकों के नाम है, कंठे महाराज, विद्याधारी और रामदास जी और मौजूदीन। ये चारों नाम लिखने थे आपको। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार बताइए कि सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कि जिस तरह कैप्टन होता है वो सीमा पर देश की सेवा करता है, लेकिन जो नेताजी का चश्मा लगाने का कार्य करता था वह देश की सेवा बॉर्डर पर न जाकर के, जब सुभाष जी की एक मूर्ति लगी थी उसके ऊपर चश्मा नहीं था तो वह उसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह हर रोज उस पर एक नया चश्मा लगा देता था, इसीलिए लोग उसको सेनानी कहते थे। अर्थात वह अपने घर में रहकर के भी देशभक्ति की भावना प्रकट करता था। माता का अंचल पाठ में 30 के दशक के ग्राम्य संस्कृति का चित्रण आज की ग्रामीण संस्कृति में आप किस तरह का परिवर्तन दिखाई देंगे? पहले क्या था, 30 की ग्रामीण संस्कृति में जो खेलने के साधन थे, खेलने के खिलौने थे, जो हमारी प्राकृतिक आवास है उसी में पाए जाते थे। जैसे गिल्ली डंडा खेल लिया, अपने ही चौकी पर उन्होंने बारात रचाई थी और चौकी पर उन्होंने खेत बनाए थे। लेकिन आज कल बच्चों का उनकी तरफ ध्यान नहीं थे। आज सारे बच्चे हैं वो प्लास्टिक के बनाए हुए खिलौने से खेलते हैं, और यहां तक कि इन्होंने खिलौनों को छोड़ दिया और सारे बच्चे हैं वो वर्तमान में मोबाइल से लिपटे रहते हैं। तो धीरे धीरे उनका खेल खेलने का रहस्य या उनकी जिज्ञासा वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बंद होती जा रही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब साना साना हाथ जोड़ी पाठ में हम देखेंगे कि वहां की जो महिलाएं हैं वो पत्थर तोड़ रही है, बच्चे हैं वो पहाड़ों से नीचे उतर करके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, वापस जाते हैं, तो उसमें पीड़ा है, दुख है। साथ साथ में वहां की वादियां, उसकी घटाएं, सुंदर फूल, इतनी सुंदरता है कि उनका अद्भुत जोड़ उसमें देखा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों। और अपना एक ये निबंध वाला रहा, इसमें से आपने कर लिया होगा। तो इस प्रकार हमने इस पेपर को सोल्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद।